अक्सर आप लोग देखते होंगे देसी रियासतों देसी रजवाड़ों की खूब चर्चाएं होती रहती हैं। आज़ादी के बाद क्या भारत में देसी रजवाड़ों को निराश किया था भारत में? तो इसके बारे में बात करते हैं, जानते हैं। और वे भव्य राजमहलों में रहते थे, उनके पास बेशुमार हीरे जवाहरात थे। इन देसी रियासतों के जो रजवाड़े थे उनकी बात हो रही है। उनके रॉल्स रॉय कारों का कारवा उनकी शानो शौकत का गवाह था। वे ट्रेनों के खास डिब्बों में सफर करते थे। दिल्ली पहुंचने पर उन्हें तोपों की गड़गड़ाहट के साथ सलामी दी जाती थी। प्रजा की जिंदगी और मौत उनके हाथ में होती थी और उनकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए लाखों लोग तैयार खड़े रहते थे। 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली, उस समय देश के करीब आधे क्षेत्र और करीब एक तिहाई आबादी पर 562 रजवाड़ों का शासन था, राजाओं का। चूंकि वे ब्रिटेन के सबसे वफादार सहयोगी थे, इसलिए वे अछूत माने जाते थे। और इनमें से उन लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था जिन्होंने, आप देखते हैं कि जिन्होंने सबसे जघन्य अपराध किए थे या फिर बहुत दुर्लभ मामलों में उन्हें हटा दिया गया था। हालांकि ब्रिटिश साम्राज्य के खात्मे के साथ सबसे अधिक उन्हें ही नुकसान हुआ और 3/4 सदी बाद धनी और राजनीतिक रूप से सक्रिय लोगों को छोड़ वे सभी आम जिंदगी जी रहे हैं। अपनी नई किताब के लिए रिसर्च के दौरान मैंने आज़ादी मिलने से पहले और उसके बाद की उथल पुथल की भारी भरी घटनाओं पर करीब से गौर किया। ये साफ था कि विभाजन और भ्रम ने महाराजाओं का बहुत नुकसान किया। उन्हें उस सत्ता से अधिक निराशा मिली जिन पर उन्होंने सबसे अधिक भरोसा था। इन शासकों के पास अपना साम्राज्य बचाने आजाद लोकतांत्रिक भारत के साथ सहअस्तित्व बनाए रखने का सबसे अच्छा विकल्प खुद को अधिक लोकतांत्रिक बनाना था। हालांकि अंग्रेज अधिकारियों ने धीमी गति से इन सुधारों को लाने की कोशिश की थी और जिससे राजघरानों में सुरक्षा का भ्रम पैदा हुआ। और आप देखिए लॉर्ड माउंटबेटन के विरोधाभासी संदेश। जब लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम वायसराय बने, राजाओं ने सोचा कि वे उनकी रक्षा करेंगे। निश्चित तौर पर उनके जैसा कुलीन व्यक्ति उन्हें राष्ट्रवादियों के हवाले तो नहीं छोड़ेगा। हालांकि माउंटबेटन को इस उपमहाद्वीप की बहुत सीमित समझदारी थी और रियासतों के बारे में क्या किया जाना चाहिए और इस पर फैसले लेने में बहुत देर कर दी। और इसके अलावा उन्होंने विरोधाभासी संदेश भेजे। एक तरफ तो कहा कि ब्रिटेन उनके साथ किए समझौतों को भंग नहीं करेगा, यानी भारत या फिर पाकिस्तान में शामिल होने का दबाव नहीं डालेगा। दूसरी तरफ लंदन में इंडिया ऑफिस के अधिकारियों के मार्फत महाराजाओं को सत्ता में बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश की। और राष्ट्रवादी इन महाराजाओं को बहुत प्रशंसक नहीं थे, खासकर जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे, देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले देश के गृह मंत्री थे, उप प्रधानमंत्री भी थे। वो ऐसे लोगों के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर सकते थे जो उन्हीं के शब्दों में प्रतिक्रियावादी, अक्षमता और बेरोटोक निरंकुश सत्ता का गढ़ था और जिसका कभी कभार इस्तेमाल सातिर और बदनाम लोग करते थे। और कांग्रेस पार्टी के नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री के तौर पर अंततः इन रियासतों से निपटना था और अपनी प्रतिक्रियाओं में वे कम भावनात्मक थे, लेकिन इस बात पर दृढ़ प्रतिज्ञ थे अगर भारत को भौगोलिक और राजनीतिक रूप से मजबूत राष्ट्र बनाना है तो रियासतों को इसका हिस्सा होना पड़ेगा। वे मानते थे कि इस लक्ष्य से कोई भी टकराव आखिर में भारत के दिल में एक खंजर घोंपने का खतरा मोल लेना होता। और विलय को मंजूर, ये आप देखिए सिद्धांत में तो सत्ता हस्तांतरण के बाद ब्रिटिश राजशाही से हुए समझौते के समाप्त होने के बाद रियासत भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का चुनाव कर सकती थी। लेकिन माउंटबेटन और पटेल, उनके सहयोगी नौकरशाह बीपी मेनन, जिन्हें रणनीति बनाने में मास्टर कहा जाता था, कि संयुक्त ताकतवर तिगड़ी के सामने बेअसहाय होते जा रहे थे। और उनसे कहा गया कि भारत में विलय करिए और आपको 3 विषयों के अलावा पूरा नियंत्रण दिया जाएगा। ये विषय थे रक्षा, विदेश के मामले, संचार। आपके अंदरूनी मामले अछूते रहेंगे। अगर इनकार करते हैं तो अपनी प्रजा द्वारा उखाड़ फेंके जाने का खतरा रहेगा और कोई भी बचाने नहीं आएगा। अनिष्ट की आशंका और असहायता के चलते अधिकांश रियासतों ने विलय के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए और जिन कुछ ने प्रतिरोध किया, खासकर जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद ने, उनका बंदूक के जोर पर विलय कराया गया। हैदराबाद में कथित पुलिस कार्रवाई में 25,000 लोगों की जान गई। देखिए इस की बात हो रही है, ये आप देख रहे हैं हैदराबाद। ये आप देखिए विलय पर हस्ताक्षर के समय राजाओं से जो वायदे किए गए थे वे जल्द ही टूट गए। छोटी रियासतों को पहले से मौजूद प्रांतों जैसे उड़ीसा, या फिर राजस्थान जैसे नए बने प्रांतों में विलय को
मजबूर किया गया। यहाँ तक कि ग्वालियर, मैसूर, जोधपुर और जयपुर जैसी बेहतर प्रशासित रियासतों को पटेल और मेनन ने स्वशासित राज्य बने रहने का वादा किया था। उन्हें भी बड़े प्रशासनिक क्षेत्रों में मिला दिया गया था, और जैसा आज भारत का नक्शा दिखता है। इसमें कोई शक नहीं है कि एक नए देश के लिए एकीकरण फायदे का सौदा था। विभाजन के बाद पाकिस्तान बनने से जितना इलाका कम हुआ, भारत को लगभग उतना ही इलाका एकीकरण से मिल गया। साथ ही उसे नगद और निवेश के रूप में 1 अरब रुपए, आज के हिसाब से आप देखिए 84 अरब रुपए भी मिले हैं। और आप देखिए प्रिवी पर्स की समाप्ति। इसके पहले इन पूर्व शासकों में से आधों को कर मुक्त प्रिवी पर्स दिए गए। प्रिवी पर्स एक निश्चित रकम थी जो इन राजाओं को दी जाती थी। मैसूर के महाराजा को 20,000 पाउंड प्रति साल से लेकर कठौड़िया के तालुकदार को 40 पाउंड प्रति वर्ष तक निर्धारित किए गए थे। कठौड़िया के तालुकार ने क्लर्क के रूप में काम किया था। पैसे बचाने के लिए हर जगह साइकिल से आते जाते थे, लेकिन वे बंदोबस्त भी सिर्फ 2 दशक तक ही चला। शाही परिवारों की औरतें और मर्द रहस्य सदस्य राजनीति में आ गए। कुछ इंदिरा गांधी के कांग्रेस में आ गए, लेकिन अधिकांश विपक्षी पार्टियों में चले गए। और आप देखिए अपने पिता नेहरू की तरह ही इंदिरा गांधी राजाओं से नफरत करती थी, और वे कांग्रेस के उम्मीदवारों को हराने में कामयाब हो रहे थे, जिससे संसद में इंदिरा गांधी का बहुमत कम हो रहा था। और महाराजाओं की मान्यता खत्म करने को एक लोकप्रिय एजेंडा मानकर उन्होंने अपनी बात मनवाने वाले एक राष्ट्रपति का सहारा लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इस ओर उठाए गए कदम रुक गए। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि इस तरह का आदेश पारित करना राष्ट्रपति के अधिकार के दायरे से बाहर है, लेकिन इससे इंदिरा गांधी डिगी नहीं। 1971 के बाद 2/3 के भारी बहुमत से गांधी ने राजाओं के टाइटल अधिकार पीवी पर्स को खत्म करने के लिए संविधान संशोधन वाला एक विधेयक लोकसभा से पास करा लिया। और उनका कहना था कि वक्त आ गया है कि एक ऐसे सिस्टम को खत्म कर दिया जाए जिससे कि हमारे समाज में कोई प्रासंगिकता नहीं बची है। और आप देखिए रियासतों को लेकर इस कानून पर कुछ भारतीयों ने अफसोस भी जताया, इसे विश्वासघात करार दिया। वेटेन से अलग भारतीय लोकतंत्र में राजशाही की कोई जगह नहीं है, फिर भी इसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। जब फैसले हो रहे थे तो राजाओं के साथ कुछ नाइंसाफी की गई। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।